हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एस के गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो में चलिए समझते हैं यूनिट नंबर 3 को, जिसका नाम है भाई सूचना सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और इसके ई शासन के कानूनी और नीतिगत इसके ढांचे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा ये वाला यूनिट है, ये वाला यूनिट भाई हमारी भाई इस वाली बुक से है, जिसका नाम भाई BPAG 173। दोस्तों, ये इग्नू का कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं फाइनली वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक क्या है। तो आज की वीडियो में समझेंगे हम सूचना प्रौद्योगिकी और अधिकार। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है, जो ये अधिनियम आया कब आता है भाई? ये आता है सन 2000 में। कब आता है? सन 2000 में। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम करेंगे ई शासन के बारे में। ठीक है, और उसमें जानेंगे जो ICT का रोल किस प्रकार से वहाँ पर है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। तो देखो, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी जो इन्फॉर्मेशन की जो टेक्नोलॉजी आती है, तकनीक आती है। ठीक है, अधिनियम आता है कब आता है? सन 2000 में आता है। कब आता है? सन 2000 में। ठीक है, भारत सरकार इसको लेकर के आती है 17 अक्टूबर सन 2000 को ये लागू किया जाता है। ठीक है, और जो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाले लेन देन को कानूनी माध्यम, जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो भी लेना देना चल रहा है, उसको क्या देना है? कानूनी मान्यता प्रोवाइड करनी है। ठीक है दोस्तों, कानूनी मान्यता देनी है। और जो साइबर अपराध होते हैं, ठीक है, जो साइबर अपराध होते हैं उनके ऊपर रोक लगाना है, उनको कंट्रोल में लेकर के आना है, उनको नियंत्रित करके आना है। ठीक है दोस्तों, सॉरी। और क्या होता है यहाँ पर? जो साइबर, एक मिनट आप समझो कि जो साइबर अपराध होते हैं ये क्या होते हैं। साइबर अपराध वे अपराध होते हैं जो कि लोगों के साथ ऑनलाइन तरीके से किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके साथ साइबर बुली किया जाएगा, आपको आपके मोबाइल को हैक कर लेंगे, या फिर लैपटॉप को, या फिर जो भी चीज़ें, जो भी टेक्निकली चीज़ें हैं वहाँ पर आपको क्षति पहुँचाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं साइबर। ठीक है, इसी को कहते हैं साइबर अटैक। ठीक है, साइबर अटैक। अब चलिए समझते हैं कि जो ये जो सूचना अधिनियम आया सन 2000 में, अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं ये भी जान लेते हैं। तो इसके मुख्य उद्देश्य ये है कि ई कॉमर्स, ठीक है, और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। अब देखो, ई कॉमर्स क्या होता है? तो ई कॉमर्स क्या है? एक बिजनेस का एक तरीका है। जैसे कि आप लोग फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, या फिर कोई सा भी मीशो वगैरह, जो भी आप जिसमें भी आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो, या फिर ई कॉमर्स के थ्रू आप शॉपिंग करते हो, तो ये तो हो गया ई कॉमर्स। अब जब हम टेक्निकली विकसित इतने हो चुके हैं, तो उसके बाद हम चीज़ें कहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे? सारा का सारा ऑनलाइन तरीके पे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी फ्लिपकार्ट पे जो भी सेलर होते हैं, या फिर जो अमेजोन पे सेलर होते हैं, तो वहाँ पर इनके पास क्या अपना एक पर्टिकुलर एक GST नंबर होता है, जो कि कौन लागू करता है भाई? सरकार लागू करती है। सरकार इनको मान्यता देती है। ठीक है, तब जाकर के अपना ये बिजनेस रन कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है कि जो ई कॉमर्स को यहाँ से बढ़ावा मिल गया, और साथ साथ जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस को भी यहाँ से क्या बढ़ावा मिल जाता है। बढ़ावा की बात करें कि जिस तरह से जो ई कॉमर्स से अपना तेजी से विकास कर रहा है, उस तरह से ई गवर्नेंस है, ये भी क्या है? दोनों ही अंग है। ठीक है, दोनों ही क्या है? दोनों हिस्से हैं, दोनों अलग अलग निकल चुके हैं। एक ई गवर्नेंस का है, एक ई कॉमर्स का है। ई गवर्नेंस में क्या होता है कि जो पहले के टाइम में चीज़ें कागजी होती थी, कागजी तौर पे होती थी, लेकिन आज के समय में क्या सारी की सारी टेक्निकल है। ठीक है, पहले के किसी अगर आपराधिक अगर हमें रिकॉर्ड अगर रखना होता था, तो वो उसकी लंबी लंबी बड़ी बड़ी फाइलें बनती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। अब बस क्या है कि एक छोटी सी एक PDF बन जाती है, और उसी में पूरा का पूरा उसका काला चिट्ठा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को बढ़ावा देना। जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, आपने जो भी डाटा है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये इग्नू की एक किताब है। ठीक है, ये क्या है? इग्नू की एक किताब है। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या हमने, ये तो इसकी हार्ड कॉपी हो गई, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉफ्ट कॉपी भी यूज़ करते हैं। सॉफ्ट कॉपी वो किस वजह से पॉसिबल हो पाई? ICT के थ्रू। ठीक है दोस्तों, ICT के थ्रू। अब और उसके बाद हम बात करें हस्ताक्षर की, जैसे कि मेरे पास ये कुछ रिजल्ट है। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट है। तो अब पहले समय में क्या होता था कि टीचर को पर्टिकुलर एक एक रिजल्ट में साइन करने होते थे। क्या करने होते थे? एक एक रिजल्ट पे साइन करने होते थे। लेकिन आज के समय में क्या है कि ऐसा नहीं है। बस टीचर ने एक बार अपना इस तरह से साइन कर दिया, और साइन करने के बाद में अब यही वाला साइन पूरे में हर एक रिजल्ट में छप करके आ रहा है। तो ये क्या है? ICT के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें एकदम उन्नति हुई है। इन सबकी क्या है? इनको प्रोग्रेस मिली है। अब ये क्या धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हस्ताक्षर हो गया साइबर अपराधों को नियंत्रित करना। अब जैसे जैसे हमारा काम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, तो अब हमें क्या है कि जो काम हमारा ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है, तो साथ साथ हमारे अंदर टेंशन भी पैदा होने लगी कहीं, क्योंकि जो हमारा डाटा है कहीं वो लीक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, या कोई उसको लीक तो नहीं कर लेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। और जो ऑनलाइन डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा करना। ठीक है, ऑनलाइन डेटा जो उपलब्ध पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे डेटा उपलब्ध है, उसको का प्राइवेसी भी होनी चाहिए। तो इसलिए क्या है कि जो भी एंड टू इनक्रिप्टेड, ठीक है, मैसेज होता है, इसलिए वो आते हैं, ताकि जो भी आपने
ने जो भी मैसेज भेजा है ताकि उसको कोई और लीक ना कर पाए, ठीक है, या फिर उसको कोई हैक ना कर पाए, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं जो इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मान्यता, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इनको क्या मान्यता दे दी गई। और क्या होता है कि डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल सिग्नेचर अब आने लगे हैं, ठीक है, बस एक बार आपको साइन करना है, ठीक है, आपको एक बार साइन करना है और उसके बाद में ये मान लेते हैं कि मैंने ये साइन कर दिया, अब एक बार मुझे ये साइन करना है, साइन करने के बाद अब ये क्या हर एक छप पे छपना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब वही है कि हज़ारों पेजों पे साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साइबर सिक्योरिटी की रोकथाम, अब जो भी साइबर सिक्योरिटी है अब इसकी क्या रोकथाम भी ज़रूरी है। और ई गवर्नेंस, ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं जो इसके प्रमुख साइबर अपराध, ठीक है, प्रमुख साइबर अपराध कौन कौन से हैं, यानी जो हमेशा ट्रेंडिंग में ही बने रहते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ धाराएं लिखी हैं, ठीक है, जो कि साइबर अपराध के अंतर्गत आती हैं। पहली धारा हमारी ये है, पहली धारा हमारा ये है धारा 43, ठीक है, धारा 43 धारा क्या कहती है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। धारा 43 के थ्रू आपको क्या अगर आपका कोई अगर कंप्यूटर को अगर हानि को अगर पहुंचा रहा है तो क्या धारा 43 का उल्लंघन कर रहा है। इस धारा के अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है कानूनी तौर पर। और धारा जो 66 है ये क्या करती है, कंप्यूटर से जुड़े अपराध, हैकिंग, ठीक है, जो भी कंप्यूटर से जुड़े अपराध होते हैं जैसे हैकिंग हो गया, ठीक है, साइबर ठगी हो गया, साइबर बुली हो गया, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आती हैं। बाकी धारा 66B से लेकर के 66F तक की एक क्या है कि हमने एक लिस्ट भी लिखी है जो कि मैं आपको अभी शेयर करूँगा। तो देखो 66B में क्या है कि चोरी किए गए कंप्यूटर रिसोर्स का यूज़ करना, ठीक है। अगर किसी ने अगर आपका डेटा का अगर जो भी आपका कंप्यूटर का डेटा है उसको अगर लीक कर लिया, लीक करने के बाद उसको यूज़ कर लिया, तो धारा 66B के अंतर्गत क्या है, दोषी है आपके नज़रों में, ठीक है, तो आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हो। और 66 जो C है ये है पहचान की चोरी, जैसे आपको आपकी क्या है पहचान है और उसके बाद में उसने क्या चोरी कर ली तो तब भी आप क्या केस कर सकते हो इस वाली धारा के अगेंस्ट। और 66D ये क्या है, ऑनलाइन धोखाधड़ी। आज के समय में क्या है कि जो 66D है इसका उल्लंघन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, क्योंकि लोग क्या है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आ तो गए हैं लेकिन उसके बाद में कुछ लोग इतने ओवर स्मार्ट हो गए हैं कि वो खुद तो अपना बिजनेस रन करते हैं, साथ साथ दूसरे का भी एकदम उखेड़ के फेंक देते हैं, यानी पूरा उसका बर्बाद कर देते हैं। और भाई 66E, तो 66E क्या है, प्रोवाइडिंग द प्राइवेसी इशू, क्या करती है, प्राइवेसी, यानी जो प्राइवेसी है अगर उसका अगर उल्लंघन हो रहा है तो इसको ये देखती है, रोकती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है 66M में साइबर आतंकवाद, क्या होता है, साइबर आतंकवाद को ये चीज़ कंट्रोल करती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये सारी की सारी धाराएं समझ में आ गई होंगी, और नहीं आई तो एक बार वीडियो दोबारा से देख लेना जिससे कि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब समझते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक भाई हमारा ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये कब आता है और क्यों लेकर के आते हैं, ये आता है भाई 2005 में। कब आता है भाई, ये आता है अधिनियम 2005 में। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो देखो सूचना का अधिकार अधिनियम कब आता है भाई, 12 अक्टूबर सन 2005 को आता है, ठीक है, 12 अक्टूबर सन 2005 को आता है, ठीक है। और जब ये लागू होता है तो इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी विभागों से जानकारी मांग सकता है, ठीक है। अभी यहीं से क्या हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक अधिकार आ गया, कौन सा, RTO का, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI का, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके देखो मुख्य उद्देश्य क्या है इस वाले अधिनियम के, तो इस वाले अधिनियम के मुख्य उद्देश्य है कि सरकार में पारदर्शिता, ठीक है। पहले के समय में क्या होता था, पहले सरकारें जो भी काम करती थी उसका डेटा नहीं दिखाती थी, लेकिन आज के समय में क्या है, कंपलसरी हो गया है कि आपको डेटा दिखाना है, ठीक है, क्योंकि क्या ट्रांसपेरेंटी लेकर के आनी है, जो भी करप्शन हो रहा है उसको कम लेकर के आना है, उसको कम करना है, और भ्रष्टाचार को कम करना है। क्या करना है, भ्रष्टाचार को कम करना है, जैसे मैंने आपको बताया। और जनता को सशक्त बनाना है, यानी जनता को क्या बनाना है, मजबूत बनाना है, ताकतवर बनाना है, ताकि जो भी पब्लिक है वो भी कैसी एकदम पावरफुल बने, ठीक है। जब पब्लिक पावरफुल बन जाएगी जो देश है वो ऑटोमेटिक अपना पावरफुल बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी हम बात करें सरकारी कामकाज में जवाबदेही लाना। अब पहले के समय में क्या होता था कि कोई भी किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं होती थी कि ये दोषी हैं, ये दोषी हैं। अब ऐसा नहीं है, अब क्या टेक्निकल एक बंदा फिक्स हो जाता है कि हाँ इनके देखरेख में पूरा काम चला है, अब जो भी काम है यही है पूरे अकाउंटेबिलिटी के मालिक, ठीक है, जो भी करना है इनको ही काम करना है, ठीक है, यही है दोषी या यही है इन्होंने अच्छा काम करा है। बाकी बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि हमारा भाई राष्ट्रीय ई शासन योजना सन 2000, ठीक है। राष्ट्रीय ई शासन योजना जो है ये आती है भाई हमारे सन 2006 में, ठीक है दोस्तों। और बाकी हम बात करें, देखो राष्ट्रीय ई शासन योजना को सन 2006 में क्या करा गया, शुरू किया जाता है, ठीक है। और इसका लक्ष्य था, ठीक है, इसका लक्ष्य था कि सरकारी सेवाएं यानी एनीवेयर और एनी टाइम उपलब्ध हो और लोगों का
दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। अब पहले के समय में क्या ऐसा नहीं था कि पहले लोगों को दफ्तर में जाना पड़ता था, यानी ऑफिस में जाना पड़ता था, लेकिन आज के समय में क्या है कि ऐसा नहीं है। अब सरकारी जो भी सर्विस होती है घर बैठे एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, यानी किसी भी समय और किसी भी जगह आपके लिए क्या है हर जगह उपलब्ध हो, बशर्ते इंटरनेट आना चाहिए और नेटवर्क इशू ना हो। ठीक है दोस्तों, बाकी हम बात करेंगे जो ये राष्ट्रीय ई शासन योजना सन 2006 में आती है, इसके मुख्य उद्देश्यों की। तो इसके मुख्य उद्देश्य ये हैं कि सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। ठीक है, जो भी सरकारी सेवाएं हैं इनको क्या ऑनलाइन उपलब्ध करवाना, और जो पारदर्शिता है यानी जो ट्रांसपेरेंटी है, और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को भी क्या करना है बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, और भ्रष्टाचार को कम करना है, साथ साथ यानी जो भी करप्शन का लेवल है मार्केट में बढ़ा हुआ है इसको क्या कम करना है, और प्रशासन को तेज और कुशल बनाना है, और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो आपका ये यूनिट है कंप्लीट तो नहीं हुआ है, इसके कुछ एक टॉपिक रहते हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, खैर जो भी आपको अगर इसमें डाउट अगर लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बाय।